तो इस वीडियो में क्लास 6 का अध्याय 3 अर्थात पार्ट 3 को समझना है। इस चैप्टर का नाम है संख्याओं का खेल या संख्याओं के साथ खेलना। तो इस चैप्टर का प्रश्नावली 3.1 और 3.2 को आप आसानी से हल कर पाएंगे जब आप इसके सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ें जानना है उसको अध्ययन कर लेते हैं। क्या क्या चीज़? सबसे पहला जो चीज़ है वह है गुणनखंड या अपवर्तक भी इसका नाम है। गुणनखंड या अपवर्तक, इस नाम को समझना बहुत ज़रूरी है। दोनों एक ही चीज़ है, गुणनखंड और अपवर्तक। इंग्लिश में इसे फैक्टर भी कहा जाता है। तो किसे कहेंगे? तो किसी संख्या का गुणनखंड उसका पूरा विभाजक होता है। जैसे 8 का गुणनखंड जो होता है, तो गुणनखंड का मतलब पहले 8 को गुणा करते हुए खंड कर देंगे, टुकड़ा कर देंगे। तो 8 को गुणा करते हुए टुकड़ा ऐसे किया जा सकता है 1 गुणे 8 और 2 गुणे 4। इसी तरीके से इसका गुणनखंड किया जा सकता है। दो तरीके से 8 का गुणा करते हुए खंड कर देते। इस गुणनखंड में जो संख्या आया 1, 2, 4 और 8, यही इसका गुणनखंड कहलाएगा या अपवर्तक भी कहलाएगा। 8 का अपवर्तक 1, 2, 4, 8 हो गया। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का आप अपवर्तक या गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। किसी संख्या के गुणनखंड की संख्या जो होती है वह निश्चित होती है। यदि इसी प्रकार से आपको 12 का गुणनखंड चाहिए तो 12 को किस तरीके से लिखा जा सकता है? 1 गुणे 12, 2 गुणे 6, 3 गुणे 4, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और कोई तरीका नहीं है। तो क्या क्या है इसमें? 1 आया, 2, 3 आया, 2, 3, 4, 6 और 12, 4, 6 और 12। 1 से विभाजित होगा 12, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से होगा। तो 12 का जो गुणनखंड हो गया वो कितना है? 3 और 3 6। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है कि इतना ही होगा। गुणज या इसका एक और नाम है अपवर्त्य। ऊपर देख चुके हैं कि गुणनखंड को अपवर्तक कहा जाता है और गुणज को अपवर्त्य। दोनों नाम एक ही जैसा है, अपवर्तक और अपवर्त, लेकिन अंतर है दोनों में, थोड़ा सा अंतर है। किसी संख्या का सभी गुणज उस संख्या से पूरा विभाजित होता है। जैसे 5 का जो गुणज होता है 5, 10, 15, 20, 25, इस प्रकार से 5 का पहाड़ा एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन पहाड़ा तो हम 5 दाह में इस प्रकार से 10 बार पढ़ते हैं, 5 दाह में 50, लेकिन गुणज 50 तक नहीं होता है। इस 5 का गुणज अनंत तक हो जाएगा, डॉट 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 अनंत तक हो जाएगा। इसका कोई अंत नहीं है। किसी संख्या के गुणज की संख्या निश्चित नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या का गुणज ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 12 का ज्ञात करना हो तो 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौकी 48, डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा। इसका अंत नहीं है। संपूर्ण संख्याएं, परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का 2 गुना होता है, एक संपूर्ण संख्या कहलाता है। 1 और 100 के बीच में सिर्फ 2 संपूर्ण संख्या है, एक 6 है और एक 28 है। तो 6 के सभी गुणनखंड जो होते हैं 1, 2, 3 और 6 हो जाएंगे। तो इस प्रकार अगर इन सभी गुणनखंडों को हम जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 और 3 6 और 6 12 आ जाएगा। 12 जो आ रहा है वो 6 का दुगुना है। इस प्रकार से 6 के सभी गुणनखंडों का योग 12 आ रहा है जो 6 से दुगुना है। तो 6 को हम संपूर्ण संख्याएं कह सकते हैं। एक और है 28, तो इसके भी गुणनखंडों को हम योग करके देख सकते हैं। 28 के सभी गुणनखंडों को देखेंगे 1, 2, 4, 7, 14 और 28 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 4, 7, 7, 14, 14, 28 और 28 56 आ जाएगा। तो 56 किस क्या रहा है? 28 से दुगुना है, 28 दूनी 56 होता है। इस प्रकार 28 भी संपूर्ण संख्याएं हैं। 6 और 28 है, 1 और 100 के बीच में। अब जानेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या का एक और नाम है संयुक्त संख्या और अभाज्य संख्या का एक और नाम है ऋण संख्या। चूँकि प्रकृत संख्याओं को सम और विषम के रूप में बांटना सीख चुके हैं। जिसको जोड़ा लगाया जा सकता है उसके सम कहा जाता है। तो 2 सम हो गया, जोड़ा हो जाएगा, लेकिन 1 को जोड़ा नहीं लगाया जा सकता है, ये विषम हो जाएगा। 1 विषम हो जाएगा, 3 हो जाएगा विषम, 4 हो जाएगा सम, 2 जोड़ा हो सकता है, 5 हो जाएगा विषम। इस प्रकार से हम जोड़ा लगाना सीख चुके हैं संख्याओं को। सम विषम के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर प्रकृत संख्याओं को हम भाज्य और अभाज्य के आधार पर विभाजित करेंगे, अलग अलग बांटेंगे, कौन संख्या भाज्य है और कौन अभाज्य है। तो कोई बच्चे पहले से परिभाषा याद कर लेते हैं कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित होता है उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो आप जो ये अभाज्य संख्या का परिभाषा याद किए हैं कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, वह परिभाषा शुद्ध रूप से नहीं है। यह अभाज्य संख्या का गुण है। जो परिभाषा बताते हैं वह गुण है। ओरिजिनल परिभाषा यहाँ पर जानना है
कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अगर आप कहेंगे कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित होती है वह अभाज्य संख्या होगी, तो उसके अनुसार से एक भी अभाज्य हो जाएगा, क्योंकि एक से तो विभाजित हो ही जाएगा और एक है तो वह अपने आप से विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह परिभाषा गलत हो जाएगा, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ओरिजिनल परिभाषा कुछ और है। तो अभाज्य संख्या उसे कहा जाएगा कि जिस संख्या का गुणनखंड 2 होता है, जैसे 2 का गुणनखंड 1 और 2 होता है। गुणनखंड निकालना सीख चुके हैं कि 2 को टुकड़ा करेंगे तो 1 गुणे 2 होगा गुणनखंड, तो 1 और 2 आएगा। 3 का गुणनखंड 1 और 3 आएगा। 4 का गुणनखंड 1 2 4 आएगा। तो जिस संख्या का गुणनखंड 2 होगा वह अभाज्य होगा, तो 2 यहाँ पर अभाज्य हो जाएगा, 3 भी अभाज्य हो जाएगा, 5 का भी गुणनखंड 2 है तो 5 भी अभाज्य हो जाएगा, 7 का भी गुणनखंड 2 है तो 7 भी अभाज्य हो जाएगा। तो जिस संख्या का गुणनखंड 2 होता है वह अभाज्य संख्या कहलाता है। इसी आधार पर 1 का गुणनखंड केवल 1 ही होता है, इसीलिए वह अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो ओरिजिनल परिभाषा यही है, जिस संख्या का 2 गुणनखंड होता है वह अभाज्य संख्या होता है, और जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होता है, अपवर्तक, गुणनखंड का मतलब अपवर्तक 2 से अधिक होता है वह भाज्य हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाज्य और ये हो जाएगा अभाज्य। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हो जाएगा भाज्य और 2 3 अभाज्य हो जाएगा, 5 भी अभाज्य हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यह वही तो बात है कि 2 जो है 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, 3 भी 1 से और अपने आप से कट रहा है। तो यह अभाज्य संख्या का गुण है कि जो अभाज्य संख्या होगा और उसका जो 2 गुणनखंड आएगा वह 1 होगा और वह स्वयं संख्या होगी। जैसे 3 का अभाज्य गुणनखंड 1 और 3 है, तो एक 1 है और एक 3 है। तो यह इसका गुण है, न कि इसका परिभाषा है। जैसे आप कह सकते हैं कि कोयला जो होता है काला होता है, कोयला काला होता है, तो कोयला काला होता है इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में जितने भी काला पदार्थ है, वस्तु है, सबके सब कोयला हो जाएगा, नहीं। और भी वस्तुएं जो काली होती है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी कि अभाज्य संख्या का यह गुण है कि जो 2 गुणनखंड होगा वह एक स्वयं एक संख्या होगा और 1 होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि वह संख्या जो 1 से और अपने आप से विभाजित होता है अभाज्य संख्या हो जाएगा। इस परिभाषा के अनुसार यह भी सही हो जाएगा, 1 तो 1 से कट ही जाएगा और अपने आप से भी कट जाएगा। तो इस प्रकार से वह परिभाषा यहाँ गलत हो जाएगा। ओरिजिनल परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है, अभाज्य संख्या जिस संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं वह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2 3 5 7 11 इनके 2 गुणनखंड होते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं सबके सब विषम होते हैं, जैसे 3 5 7 11 सब विषम है, लेकिन 2 एक ऐसा है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। क्यों? क्योंकि इसके गुणनखंड 2 ही होते हैं, 1 और 2। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4 हो गया तो 4 के गुणनखंड 1 2 और 4 होते हैं। 6 के गुणनखंड 1 2 3 और 6 होते हैं, तो 2 से अधिक इनके गुणनखंड होते हैं, तो ये भाज्य संख्या कहलाते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और 1 से 100 तक कुल 74 भाज्य संख्याएं हैं। 74 भाज्य हो गया और 25 अभाज्य, कुल मिलाकर 99 हो गया। और एक जो है यह न तो भाज्य है और न अभाज्य है। तो क्या है एक? तो एक विषम का विषम ही रह जाता है। जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य या अभाज्य युग्म, ट्विन्स प्राइम, ऐसे 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच केवल एक भाज्य संख्या हो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। अथवा जिन अभाज्य संख्याओं के अंतर 2 होता है, जैसे 3 और 5 के बीच में केवल एकमात्र भाज्य संख्या 4 है, इसलिए ये जुड़वा अभाज्य कहलाएगा। और इनके अंतर भी 2 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक उसी प्रकार 5 और 7 के बीच में एकमात्र भाज्य संख्या 6 है, तो यह जुड़वा भाज्य। और इनके दोनों का घटाएंगे तो 7 में से 5 घटेगा तो 2 आएगा। अंतर भी 2 आता है तो दोनों परिभाषा हो जाएगा। ऐसा 2 अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो जुड़वा भाज्य कहलाते हैं। अथवा 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में केवल एक भाज्य संख्या हो, 11 और 13 के बीच में मात्र एक 12 है, 17 और 19 के बीच में एक मात्र 18 है, 29 और 31 के बीच में मात्र एक 30 है। और भी है, जैसे 41 हो गया और 43 हो गया, इनके बीच में मात्र एक 42 है। अंतर भी इन वालों का 2 आएगा। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, वैसी 2 संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड 1 हो तो वे दोनों युग्म में संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 संख्याएं लेते हैं 4 और 9, तो 4 और 9 में 1 2 और 4 इसका गुणनखंड होगा। 9 का 1 3 और 9, तो देख पा रहे हैं हम
कि दोनों में गुणनखंड क्या है, एक, अर्थात ये एक के अलावा किसी भी संख्या से दोनों विभाजित नहीं होगा। 2 से 4 होगा लेकिन 9 नहीं होगा, 3 से 9 होगा लेकिन 4 नहीं होगा, दोनों जो हो रहा है वो केवल एक ही से हो रहा है। तो ये 4 और 9 सह अभाज्य कहलाएंगे। क्या 6 और 10 सह अभाज्य कहलाएंगे? तो देखेंगे इसका गुणनखंड क्या होता है, 1 2 3 और 6, इसका 1 2 5 और 10, तो इसका सार्वगुणनखंड 1 है और 2 भी है। तो यह जो 6 और 10 सहअभाज्य नहीं होंगे, यह सहअभाज्य नहीं होंगे। और देखते हैं 8 और 11, तो 8 और 11 एक के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो 8 और 11 सहअभाज्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये देख रहे हैं कि सहअभाज्य में यह कोई जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्या ही हो, भाज्य या अभाज्य कुछ भी हो सकता है। जैसे 4 और 9 दोनों सहअभाज्य है, लेकिन दोनों क्या है, भाज्य है। यहाँ पर देख रहे हैं 8 में एक भाज्य है और एक अभाज्य है। और भी जैसे लेंगे 11 और 13, तो यह दोनों सह अभाज्य भी कहलाएगा, क्योंकि एक के अलावा किसी भी से भी विभाजित नहीं हो जाएगा। तो दोनों अभाज्य भी हो सकता है, एक अभाज्य एक भाज्य भी हो सकता है, या दोनों भाज्य भी हो सकता है। सह अभाज्य का भाज्य और अभाज्य से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि वह दोनों संख्याएँ केवल एक से ही विभाजित होना चाहिए, एक के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या ज्ञात करने के नियम। कैसे ज्ञात करेंगे कि 1 से 100 तक की संख्याओं में कौन कौन से अभाज्य संख्या हैं? तो सबसे पहले 1 को हम काट देंगे, क्योंकि 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अभाज्य संख्या ज्ञात करना है तो हम जानते हैं कि 2 जो है अभाज्य है। अब 2 अभाज्य है तो 2 से अब जितनी भी संख्याएँ विभाजित हो जाएंगी तो उसके गुणनखंड 2 से अधिक हो जाएंगे, क्योंकि गुणनखंड जो होते हैं एक होती है संख्या और एक स्वयं एक होता है। अगर 2 से विभाजित हो गया तो उसका गुणनखंड 2 से अधिक हो जाएगा। तो 2 से जो भी विभाजित होगा उसको काट देंगे। यहाँ पर 4 है तो इसको काट देंगे, 4 6 8 10, इसी प्रकार से पूरे काट देंगे। अब 2 से विभाजित होने वाले को तो काट दिए, जो बचा उसको घेर देंगे। 3 बच गया, इसको घेर देंगे। अब ये भी अभाज्य है, क्योंकि यह 2 से नहीं विभाजित हुआ। अब 3 से जो भी विभाजित होने वाले हैं उसको भी काट देंगे। तो कुछ तो पहले से विभाजित हो गए हैं, जैसे 3 दूनी 6 हो गया है, 9 नहीं हुआ था, इसको कर देंगे। 12 हो गया है, 15 को कर देंगे। इस प्रकार से 3 से विभाजित होने वाले को काट दिए। अब जो बचा उसको घेर देंगे, तो 5 बचा, इसको भी घेर देंगे। अब ये भी अभाज्य हो गया। अब इससे फिर विभाजित करेंगे, जो कटने वाला है उसको काट देंगे। तो बहुत सारी तो है कट गई है, जैसे 10 कट गया है, 15 भी कट गया है, 20 भी कट गया है, 25 बचा, इसको कर देंगे। इस प्रकार से सबको कर देंगे। अब जो बचा 5 से विभाजित करने के बाद जो बचा उसको कर देंगे, तो 7 बचा, उसको घेर देंगे। अब 7 से जो भी विभाजित होने वाला है उसको तो 49 इसको कर दिए। अब 7 के बाद जो बचा उसको घेर देंगे, 11 बचा। अब 11 से विभाजित होने वाले कुछ बचे नहीं होंगे, अब सबको घेर देंगे। 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। इस प्रकार से हम गिन लेंगे कि कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 2 3 4, तो इस प्रकार से कुल 25 अभाज्य संख्याओं को ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्नावली 3.1 यह एनसीईआरटी की है और यह है बिहार बुक। यह बिहार की किताब की है और एनसीईआरटी की। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी का अगर पढ़ लेंगे तो बिहार का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ही सभी राज्यों का जो किताब है किसी भी विषय का, यह एनसीईआरटी की किताब उसको पिता कहा जाता है। इसी के आधार पर सभी राज्यों की किताबों का निर्माण किया गया है। तो लगभग मिलता जुलता है, जो कॉन्सेप्ट है सब में एक ही चीज़ है, लेकिन प्रश्नावली में थोड़ा सा हेर फेर है, लेकिन जो आप कॉन्सेप्ट ऊपर पढ़ लिए उसी पर आधारित है। आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। और ये जो प्रश्नावली होता है यह शिक्षक के बनाने के लिए नहीं होता है, यह बच्चों के बनाने के लिए ही होता है। तो आप आसानी से इसको हल कर पाएंगे दोनों को। एक एनसीईआरटी को बता दे रहे हैं, बाद में कुछ कुछ थोड़ा इसको बता देंगे। पहले एनसीईआरटी को देखते हैं, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो ये आसानी से हो जाएगा। दोनों में एक ही बातें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो 24 है, 15 है, 21 है, 27 है, 12 20 18 23 सबको लिख दिया जा सकता है। इसमें भी है, लगभग मिलता जुलता है। तो कैसे करेंगे? जैसे 24 है तो 24 को सबसे पहले 1 × 24 लिख देंगे। इसके बाद क्या लिख सकते हैं आप?
2 गुणे 12, 2 से कटेगा, 3 से भी कटता है, 3 गुणे 8 हो जाएगा। इसके बाद 4 से कटता है 6 बार में, 4 छके 24, और 5 से नहीं कटता है तो क्या क्या आया, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 3 4 6 8 12 और 24 हो जाएंगे। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं सभी के गुणनखंड। निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो गुणज के बारे में आप जान चुके हैं, 5 के गुणज लिखना है तो 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20 और 5 5 25, 5 ही लिखना था, चूँकि अनंत तक होता है लेकिन 5 ही लिखना था। इसी प्रकार से 8 का लिखना होगा तो 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 5 लिख सकते हैं। इसमें भी गुणज लिखना है 14 का, तो इसमें 14 का लिखना है तो ऐसे लिखते हैं 14 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 चौके 56, डॉट डॉट डॉट, 5 नहीं कर रहा है, अनंत डॉट नहीं जब कहेगा तो अनंत तक ऐसे लिख देंगे, डॉट डॉट दे देंगे। अब ये कह रहा है कि स्तंभ 1 से स्तंभ 2 का मिलान करना है। तो स्तंभ 1 में दिया है ये संख्या और 8 का गुणज कौन सा है, तो 8 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 8 का गुणज। 7 के गुणज कौन सा है, तो 7 5 35, 70 का गुणज इसमें है ही नहीं तो छोड़ देंगे। 30 का गुणनखंड तो 15 हो जाएगा, 15 से विभाजित होता है 30। 50 का गुणनखंड तो 50 का गुणनखंड इसमें कोई नहीं है, 50 को विभाजित करने वाला है, इसको भी छोड़ देंगे। 20 का गुणनखंड तो 20 का गुणनखंड 20 ही है और कोई नहीं दिख रहा है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए। तो 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36, डॉट 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 इस तरीके से दे देंगे। सभी को आ रहा है तो इसका अंत नहीं होता है, अनंत होता है। अब प्रश्नावली 3.2 को देखेंगे। प्रश्नावली 3.2 बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। यदि वे दोनों संख्याएं विषम हो, तो जब दोनों संख्याएं विषम होगा, जैसे 3 और 5 तो आ जाएगा 3 5 8, सम आएगा। जब दोनों संख्याएं विषम हो तो आ जाएगा यहाँ पर सम। सम संख्याएं हो तो भी आएगा सम, हमेशा सम आएगा। जब दोनों विषम रहेगा तो भी सम, दोनों सम रहेगा तो भी सम। लेकिन एक सम और एक विषम रहेगा तो आएगा विषम। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। ये सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स बताना है। 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। 3 विषम संख्याओं का योग कभी भी सम नहीं हो सकता। जैसे 3 + 5 + 7, 5 3 8 7 15 आ जाएगा। 2 रहता तो सम आता, लेकिन तीसरा आ गया तो विषम आएगा। तो यह क्या है, यह जो है असत्य है, असत्य हो जाएगा। 2 विषम संख्याओं और 1 सम संख्याओं का योग सम होता है। यह सत्य है क्योंकि 2 विषम संख्या हम जो जान चुके हैं कि सम आएगा और फिर उसमें सम जोड़ेंगे तो सम आएगा, तो ये सत्य हो जाएगा। जैसे 5 + 7 2 विषम हो गया और 1 सम जोड़ेंगे इसमें कोई सा भी, जैसे 4 हो गया तो 5 7 12 और 4 16 आ जाएगा, ये सम आ जाएगा, तो ये सत्य है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो 3 विषम संख्या ले लेंगे, 3 × 5 × 7, तो 5 3 15, 15 7 105 आ जाएगा। तो 5 आ जाएगा तो ये तो विषम हो गया। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम होता है, यह सत्य है। इसको लिख देंगे सत्य है। यदि किसी सम संख्याओं को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव एक विषम संख्या होता है। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाएगा तो भागफल सदैव एक विषम संख्या होती है, तो यह असत्य है। सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है। जैसे 2 से भाग देंगे हम 8 में तो 4 आएगा, लेकिन यहीं 2 से भाग देंगे अगर 6 में तो 2 तिया 6 आएगा, विषम आ गया। तो सम और विषम दोनों में से कोई आ सकता है, हमेशा विषम नहीं होगा। तो यह जो कथन है यह असत्य है, असत्य है। इसका उत्तर में हो जाएगा असत्य। सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, यह भी असत्य है क्योंकि देख चुके हैं कि 2 जो है एक सम होते हुए अभाज्य संख्या है, तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होता है, ये भी असत्य है। सम भी होता है 1 2। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, यह भी बात असत्य है। अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, ये देख चुके हैं। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, यह भी बात गलत है क्योंकि 2 अभाज्य संख्या में जैसे 2 हो गया, एक अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है, तो क्या आएगा 5, विषम संख्या आ गया। सदैव सम नहीं आ सकता है। सम आ सकता है लेकिन हमेशा नहीं। जैसे 3 और 5 को जोड़ेंगे, दोनों अभाज्य है तो क्या जाएगा 8, सम आ रहा है, लेकिन सदैव अर्थात हमेशा नहीं आएगा सम। 2 और 3 जोड़े तो विषम आ रहा है, तो यह भी असत्य है। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, यह बात सत्य है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं, यह भी बात गलत है क्योंकि 9 जो है वह विषम होते हुए भी भाज्य है। इसके बाद 15 भी विषम होते हुए भी भाज्य है, तो यह भी
गलत है। दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होता है। दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होता है। जैसे 4 × 6 बराबर क्या आ जाएगा 24। तो हमेशा दो सम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या ही आएगा, यह बात सत्य है। तीसरा संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। तो एक है 17 और 71 है, एक है 19 और 91। 19 और 91 हो गया, तो ये 2 प्राप्त हो गया हमारा। जो दोनों में एक है 7 है, इसमें भी 1 है और 7 है, इसमें भी 1 9 है और इसमें भी 1 9 है। इस प्रकार से अभाज्य संख्याओं का जोड़ा हम ज्ञात कर दिए, दोनों जिसमें दोनों में एक ही अंक है। 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो 20 से छोटी भाज्य और अभाज्य, तो अभाज्य में आप लिख सकते हैं और भाज्य ऐसे लिखकर लिख सकते हैं 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ये अभाज्य हो गया। और भाज्य में आ जाएगा 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18। इस प्रकार से 20 से छोटी कह रहा है तो 20 उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, ये हो गया। 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। तो 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य हो जाएगा 7। निम्नलिखित दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। इन्हें अभाज्य संख्याओं के विषम होना चाहिए वो। तो 44 है, तो 44 को हम क्या कर सकते हैं 13 + 31, ये कर सकते हैं 44 हो जाएगा। 36 को कर सकते हैं 19 + 17 बराबर हो जाएगा 36। ठीक इसी प्रकार से 24 और 18 को अपने आप से कीजिए। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखना है जिसका अंतर 2 हो। तो हम जान चुके हैं कि अभाज्य युग्म जो होते हैं उनके अंतर 2 होते हैं। तो 3 और 5 हो जाएंगे, इसके बाद 5 और 7 हो जाएंगे, इसके बाद 11 और 13 हो जाएंगे। 3 ही लिखना था, तो और भी है लेकिन 3 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं आंसर में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, यहाँ पर दिया है ए में 23 51 37 और 26। तो कौन सी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर 23 भी हो जाएगा और 37 भी हो जाएगा। 26 और 51 नहीं होंगे, 2 हो जाएंगे। 9 नंबर 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच कोई भी अभाज्य संख्या नहीं हो। तो लगातार 7 भाज्य संख्या लिखना है। तो इस तरह से ये जो भाज्य संख्या मिलेंगे वो होता है 90 91 92 93 94 95 96। ये 7 जो होती है भाज्य संख्याएं जिनके बीच में एक भी अभाज्य संख्या नहीं होता है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। इसे 3 संख्याओं के योग के रूप में तोड़ना है। तोड़ देंगे 3 और 7 10 और 11 21 हो जाएगा। इस तरीके से तोड़ दिए हम। 31 को भी तोड़ सकते हैं। 3 + 5 8 हो जाएगा और 23 8 और 23 31 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको दोनों को तोड़ सकते हैं। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के से 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। तो 5 से विभाज्य होने वाले अभाज्य संख्याओं के जोड़ा लिखना है। जोड़ देने के बाद तो जैसे यहाँ पर एक दिखाया गया 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10 आएगा जो 5 से विभाज्य हो जाएगा। ये तो संकेत है लेकिन इसी के आधार पर लिखना है। तो एक लिख सकते हैं 7 + 13 बराबर हो जाएगा 20 जो 5 से विभाज्य हो जाएगा 5 से। इसके बाद और लिख सकते हैं 13 + 17 बराबर हो जाएगा 30। ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और जोड़ने के बाद आ रहा है 30 और यह 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से लिख सकते हैं 17 और प्लस 23 बराबर हो जाएगा 40। ये दोनों अभाज्य है और ये 5 से इनका योग जो है 40, यह 5 से विभाज्य हो जाएगा। 3 जोड़े की बात कर रहा था, लिख दिया। निम्न रिक्त स्थानों को भरिए। वह संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं क्या कहलाता है, तो अभाज्य कहलाता है। ऊपर में बता चुके हैं।
वह संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं यह भाज्य संख्या कहलाता है। पूरा जो सिद्धांत बता दिए हैं उसी पर ये चैप्टर आधारित है, अपने से आप लिख सकते हैं। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ये खाली स्थान भर देना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा, सबसे छोटी सम संख्या 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इस चैप्टर का समाप्ति हो गया। अब ये बिहार की जो गणित का किताब है इसका प्रश्नावली 3.1 देखेंगे तो सेम जो इसमें दिया हुआ है वही चीज़ें मिलेगा, थोड़ा सा बारीक अंतर होगा जो आप आसानी से कर सकते हैं। ये गुणनखंड तो बता दिए हैं, आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, गुणज भी निकाल सकते हैं। इसमें भी वही चीज़ें दिया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता सकते हैं, सम अभाज्य संख्या जो है वह 2 है। 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दीजिए। अभाज्य युग्म जो है बता दिए हैं कि 3 और 5 जिनके बीच में 2 अंतर आता है, 5 7 हो गया, ये आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। निम्न से कौन सी अभाज्य संख्या है तो 23 अभाज्य संख्या हो जाएगा, 31 ये दोनों अभाज्य संख्या हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है तो 4 हो जाएगा। 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्या लिखना है, उसमें 7 लिखते हैं, इसमें 5 थे तो और आसान हो गया, उसी में से लिख सकते हैं आप, कहीं से भी बीच में से निकाल कर। किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 है, यदि वो संख्या 150 है तो 200 के बीच हो तो वह संयुक्त होगी, अथवा अगर 5 से कोई भी संख्या विभाजित होगा तो वह भाज्य संख्या होगी, क्योंकि 150 और 200 के बीच में है। 5 ही है एक जो अभाज्य संख्या है, यह 5 से विभाजित है। बाकी जितने भी 5 से विभाजित होने वाले हैं 15, 25, 35 वो सारे के सारे भाज्य संख्या हो जाएंगे, क्योंकि उसके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे। एक तो एक होता है स्वयं गुणनखंड और एक वह संख्या होती है, और एक हो जाएगा 5 से विभाजित हो रहा है तो वह उसका गुणनखंड हो जाएगा, तो 3 गुणनखंड हो जाएगा तो वह भाज्य संख्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर में होगा कि वह संयुक्त होगी अथवा भाज्य, तो वह हो जाएगा संयुक्त संख्या। संयुक्त को ही भाज्य कहा जाता है। 14 नंबर में 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक होने चाहिए। तो 10 से बड़ी कोई भी संख्या है तो इकाई स्थान पर जैसे 13 है तो 3 आता है, इसके बाद 17 है तो 7 आता है, 19 है तो 9 आता है, 10 के बाद 11 है तो इसमें 1 आता है, तो 1 3 7 9 आएगा, 5 नहीं आएगा, 5 वाले भाज्य हो जाते हैं। तो ये 4 जो विषम संख्या है 1 से 10 के बीच में, अगर ये इकाई स्थान पर रहेगा तो वह संख्या अभाज्य हो सकता है। इकाई स्थान पर कौन कौन से हो सकते हैं 1 3 7 और 9। क्या कोई ऐसी संख्या हो सकती है जिसका कोई भी गुणनखंड न हो। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका कोई गुणनखंड नहीं होता है, सभी संख्याओं का कुछ न कुछ गुणनखंड होता है। 1 का भले ही 1 होता है लेकिन वह भी होता है। 1 से 100 तक के बीच में सिर्फ 2 संपूर्ण संख्याएँ हैं, कौन कौन। तो संपूर्ण संख्याओं के बारे में बता दिया कि 6 और 28 है, क्योंकि इनके गुणनखंडों का योग होता है इनसे दुगुना होता है। निम्न से प्रत्येक संख्या को 2 विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखे। विषम अभाज्यों के रूप में लिखना है तो 32 है तो 32 को हम लिख सकते हैं 13 + 19, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 40 सबको आप लिख सकते हैं अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में। 16 से छोटी सभी अभाज्य और संयुक्त संख्या लिखे, तो अभाज्य लिख देंगे और उसमें भी लिखे थे 20 से कम, तो इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। क्या 1729 अभाज्य संख्या है? क्या 1729 अभाज्य संख्या है? तो 1729 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संख्या है, यह रामानुजन संख्या भी कहा जाता है इसको, यह मैजिक नंबर भी है। तो क्या यह अभाज्य संख्या है? तो यह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह 13 से 19 से ये विभाजित होने वाला है। ये जो 1729 है यह अभाज्य संख्या नहीं है, लिख देंगे यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो निम्नलिखित सत्य असत्य का निशान लगाना है, कौन सत्य है और कौन असत्य है। वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक होता है वह संख्या 1 है, यह सही है। 1 का केवल एक ही अपवर्तक होता है। वह सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है, यह भी सही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 है, यह गलत है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है, तो 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है, लेकिन एक परिस्थिति ऐसा है जहाँ नहीं होता है। जैसे 2 में अगर कोई भी अभाज्य संख्या 2 अभाज्य है और इसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, जो विषम आ रहा है। बाकी 2 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या जोड़ेंगे तो वह सम आएगा। जैसे 2 को छोड़कर किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है, यह सही है। लेकिन यह जो है यह गलत है। सभी 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम नहीं होता है, विषम भी आ सकता है। तो यह गलत हो गया और यह सही हो गया। सभी सम संख्या संयुक्त संख्या होती है, तो यह भी बात गलत है। जो 2 है
यह सम होते हुए भी संयुक्त नहीं है, अभाज्य है, तो यह गलत है। 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होता है, यह बात सही है, क्योंकि 3, 5 और 9 यह जोड़ेंगे तो विषम संख्या है। अगर 2 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो सम आएगा, तीसरा जोड़ेंगे तो विषम आ जाएगा। 3, 5, 8 और 9 17 विषम आ जाएगा। 2 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो सम आएगा, और 3 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो विषम आ जाएगा। 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होता है, यह बात सही है। किसी भी 2 सम संख्या 4 और 6 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10, जो एक सम संख्या है 2 सम संख्याओं को जोड़ने के